हेलो दोस्तों। तो एक कोयले को नेचुरली हीरा बनने में लगभग 100 करोड़ से 300 करोड़ सालों तक का समय लग जाता है। पर हमारे देश के बाबू और नेता लोग जो कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके अंदर सब्र कहाँ है। तो इसलिए उन्होंने तेलंगाना के कोल माइन से लगभग 40 लाख मैट्रिक टन कोयले को जादू से गायब कर दिया। और इस जादू के पीछे भी वो लोग एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। और अगर ये 1600 करोड़ का स्कैम सच है तो कॉन्ट्रैक्टर से लेके कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट के सभी लोग इसमें शामिल होंगे। अगर आज तेलंगाना के 1600 करोड़ कोल स्कैम की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, पर ये बात आज की नहीं है। ये कहानी 150 साल पहले से ही शुरू हो जाती है, जब सन 1871 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम किंग तेलंगाना के येलांडू एरिया में सर्वे कर रहे थे। और इसी सर्वे के दौरान उन्हें वहां पर बड़े बड़े कोल के भंडार मिले। और उस समय किसी ने भी ये बात को नहीं सोचा होगा कि यही कोल के भंडार बाद में जाकर साउथ इंडिया के सबसे बड़ी कोल कंपनी की बुनियाद बनेगी। और उसके बाद जब सन 1886 में अंग्रेज भारत आए थे तो वो भी इस कोल के भंडार को देखकर हैरान हो गए। और उनको हमारे इंडियन कोल की वैल्यू अच्छे से पता थी। तो इसलिए उन्होंने हैदराबाद में डेक्कन कंपनी को स्टार्ट किया और सारे कोल राइट्स को हासिल कर लिया। उस समय अंग्रेजों का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोग तेलंगाना में से कोल लेंगे और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जोड़ के उसको पूरी दुनिया भर में बेचेंगे। फिर उसके बाद 23 दिसंबर 1920 को SCCL यानी कि सिंगरानी कोलोरीज लिमिटेड कंपनी का ऑफिशियली जन्म होता है, जो कंपनी आज भी मौजूद है। तो इस SCCL कंपनी ने डेक्कन कंपनी के सारे राइट्स अपने पास ले लिए। और यही कंपनी आज भी तेलंगाना के गोदावरी वैली के कोल फील्ड में माइनिंग कर रही है। पर SCCL एक प्राइवेट कंपनी थी और वो पूरे ही कोल फील्ड पर सिर्फ अपना ही अधिकार जमाती थी और अपने ही रूल्स को लागू करती थी। और ये बात उस टाइम के हैदराबाद की निजाम सरकार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए 1945 में हैदराबाद की सरकार ने SCCL के मेजॉरिटी स्टॉक्स को खरीद लिया। और तब ये कंपनी SCCL की जगह नाजिन की सरकार ज्यादा कंट्रोल करने लगी। पर उसके बाद जब 1960 में SCCL को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, तब सेंटर की गवर्नमेंट सामने निकल कर आती है और वो SCCL के 49% इक्विटी को ले लेती है। और बाकी का बचा हुआ 55% आज भी SCCL के पास ही है, जिसको कि आज भी वहां की तेलंगाना गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि SCCL एक नई कंपनी नहीं है कि जिसके ऊपर 1600 करोड़ के कोल स्कैम का इल्जाम लग रहा है। और ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट अभी आगे वीडियो में आएगा। तो हम लोग आज के टॉपिक पर वापस आते हैं कि ये 1600 करोड़ का स्कैम की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की और किसने किसके ऊपर एलिगेशंस लगाए। तो आज से लगभग एक महीने पहले जून 2026 में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कोल मिनिस्टर G किशन जी को एक लेटर लिखा। और उस लेटर में उन्होंने आरोप लगाया कि SCCL के रिकॉर्ड और ग्राउंड में मौजूद स्टॉक में मिसमैच चल रहा है। उन्होंने बताया कि SCCL की वेबसाइट पे ऑफिशियल स्टॉक रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी के 7 माइनिंग एरियाज में लगभग 40 लाख मैट्रिक टन कोयला को दिखाया गया है। लेकिन जब स्टॉक यार्ड में जाके कोयले को चेक किया गया तो वहां से कोयला ही गायब है। और इस पूरे कोयले की एस्टिमेटेड वैल्यू 1600 करोड़ है। और ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू है गवर्नमेंट कोल प्राइस के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में कोल का प्राइस यूजुअली हाई होता है। यानी कि ये जो 1600 करोड़ का नंबर है ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए KT रामाराव ने कोल मिनिस्टर G किशन जी को लेटर में कहा कि इस मामले की जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ ही में फिजिकल वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। और जब इस स्कैम की खबर मीडिया और लोगों तक पहुंच गई तब कोल मिनिस्टर G किशन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को लेटर लिखा और उन्हें इस कोल स्कैम के बारे में जानकारी दी और इसकी इंक्वायरी करने के लिए कहा गया। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि अगर ये काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है जिसके अंदर SCCL की कंपनी आती है, तो फिर कोल मिनिस्टर की पोस्ट का फायदा ही क्या है जब ये काम स्टेट को ही सौंपना है। तो उसके बाद जब ये वाली बात भी आगे बढ़ने लगी तो SCCL सामने आया और उसने कहा कि ये सारे ही एलिगेशंस गलत है और कंपनी का स्टॉक मैनेजमेंट और डिस्पैच सिस्टम अपने हिसाब से सही चल रहा है। और ये कहकर SCCL ने सारे एलिगेशंस को ही रिजेक्ट कर दिया। और SCCL कंपनी जिसमें कि 49% इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है यानी कि बीजेपी की, तो उन्होंने भी तेलंगाना सरकार को यही बोला कि इस मामले की इंटरनली जांच होनी चाहिए। यानी कि ये सारा मामला तेलंगाना से शुरू हुआ जहां पर कांग्रेस की सरकार है और घुमा फिराकर पूरा मामला तेलंगाना पर ही आ गया। दोस्तों इस पूरी बात को एक महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई और पब्लिक को
को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। अब दोस्तों इस पूरे मामले में से सिर्फ दो ही बातें निकलकर सामने आती है कि या तो हमारी सरकार को 1600 करोड़ के कोयले की छोटी मोटी चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और या फिर SCCL जिनके स्टॉकयार्ड से कोयला गायब हुआ है उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही सरकार है, इसलिए इस मामले को आगे ही नहीं बढ़ाया जा रहा। इवन इस मामले में अभी तक किसी के भी ऊपर FIR तक भी दर्ज नहीं हुई। आप लोग एक और बात नोटिस कर रहे होंगे कि इस स्कैम को कोई न्यूज चैनल भी कवर नहीं कर रहा। दोस्तों अगर यहाँ पर कोल स्कैम की जगह कोई और मुद्दा होता जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते तो हमारी पूरी फीड उनके डिबेट से ही भर जाती, पर इस स्कैम को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस मामले को फाइलों के नीचे ही दबा दिया जाएगा। दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा पर 40 लाख मैट्रिक टन इतना ज्यादा कोयला होता है कि इससे अमृतसर जैसे बड़े शहरों को 4 से 5 साल तक लगातार बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। और ये 1600 करोड़ का भी अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको 16 लिखने के बाद 9 जीरो अलग से लगानी पड़ेगी। इवन अगर आप लोग एक दिन में 1 लाख रुपए को भी खर्चा कर रहे हो ना तो आपको 1600 करोड़ को पूरा खर्चा करने में 4384 साल का समय लग जाएगा। SCCL के मुताबिक ऑनलाइन स्टॉक को अपडेट नहीं किया गया पर ऑफलाइन उसका यूज होता रहा। अरे यार ये तो सरासर सफेद झूठ है, क्योंकि ये 2026 चल रहा है और आज के टाइम पे कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हो ना तो उसको पहले ऑनलाइन लिस्ट किया जाता है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 40 लाख मैट्रिक टन के कोयले को यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया गया हो और किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर इस कोयले को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है तो हमें मालगाड़ी के 66,667 डब्बे या फिर 1130 ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि यार ये स्कैम पता नहीं कितने टाइम से चल रहा होगा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इलेक्शन के टाइम पर तो सब नेता लोग सामने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और आज जब तेलंगाना में इतना ज्यादा बड़ा स्कैम हुआ है तो कोई भी नेता सामने उठकर नहीं आ रहा और ना ही एक भी सवाल उठा रहा है। दोस्तों अगर ये वाला स्कैम सच हो जाता है तो एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर से लेकर बड़े बड़े नेताओं सबका नाम आने वाला है सामने, वरना यार इस स्कैम को भी बाकी स्कैम्स की तरह नीचे दबा दिया जाएगा और हम लोग भी उसको भूल जाएंगे। दोस्तों अगर ये स्कैम का एलिगेशन जापान, यूके या फिर जर्मनी जैसे देशों पर लगा होता ना तो उसके सिर्फ 24 से 72 घंटे के अंदर ही कंपनी को अपना पूरा क्लैरिफिकेशन देना पड़ता और उसके सिर्फ कुछ दिन बाद ही इंटरनल इंक्वायरी और स्टॉक को भी चेक किया जाता अच्छे से। और अगर इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा भी एविडेंस मिलता तो जरूरत पड़ने पर लोगों को सस्पेंड और जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, फिर नो मैटर कि वो कितना बड़ा बाबू है या फिर नेता है। और अगर स्कैम प्रूव हो जाता है तो फिर क्रिमिनल चार्जेस, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और रिकवरी का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाता। तो गाइस आपका इस 1600 करोड़ के कोयले के स्कैम के ऊपर क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये वाला मुद्दा कोर्ट तक पहुंच भी पाएगा या फिर इस वाले मुद्दे को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि हमने कोयले के स्टॉक को ऑनलाइन लिस्ट नहीं किया, और या फिर एट द एंड बाकी केसेस की तरह भी इस केस को भी बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया जाएगा जब तक हम लोग खुद बूढ़े हो जाएंगे। तो आपको जो भी ओपिनियन होगा आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ओके बाय।